सब्सक्राइब कीजिए ऑल इंडिया गुरुजी चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मिले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, आज से मैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूं। इस सीरीज़ में टोटल 300 से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल होंगे। ये सीरीज़ उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, पीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसमें क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी बताऊंगा जिससे आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इस सीरीज़ में टोटल 15 वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसका ये फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सभी वीडियोस में 20 क्वेश्चन जो है वो लेने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या फिर टिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोमियम। ठीक है, जंग रहित लोहा बनाने के लिए जो धातु यूज की जाती है वो की जाती है क्रोमियम। जब क्रोमियम को लोहे में मिलाया जाता है तो ये जंग रहित लोहा जो है वो बन जाता है, और इसमें लगभग 18% तक जो है वो क्रोमियम मिलाया जाता है लोहे में। और जब ये जंग रहित लोहा बन जाता है क्रोमियम मिलाने के बाद, तो इसको बोला जाता है स्टेनलेस स्टील। आपने जो है वो नाम सुना होगा, स्टेनलेस स्टील जो है इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट इज 4, 2, 3 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। ठीक है, मानव का जो हृदय होता है, हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, इसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने चारों यहाँ पर लिखे हुए हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं आपको जो है इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं। ये हमारे हार्ट की इमेज है, हमारे दिल की ये इमेज है। ठीक है, आपने अभी तक दिल देखा होगा, वो इस तरह का होता है, लेकिन रियल में नहीं होता। रियल में इस तरह कुछ दिल होता है। तो यहाँ यदि हम बात करें 4 कक्षों की, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो भाग है ये कहलाता है राइट एट्रियम, ये कहलाता है लेफ्ट एट्रियम, ये कहलाता है राइट वेंट्रिकल और ये कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट, अब मैं आपको इसकी एक प्रोसेस समझाता हूँ कि कैसे जो है इसमें चीज़ें होती हैं। आप ये जो यहाँ पर ब्लू कलर की यहाँ पर नली देख रहे हैं, इसको बोला जाता है वेना कावा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, अनऑक्सीकृत रक्त जो होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, वो यहाँ से जो है वो एंटर होता है, हमारी बॉडी से यहाँ पर आता है और यहाँ हार्ट में जो है वो एंटर होता है। सबसे पहले ये जाता है कहाँ पर? राइट एट्रियम में, और उसके बाद ये पहुँचता है राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ये जो ब्लड यहाँ पर आया, ये ब्लड यहाँ से क्या करता है? लंग्स में जाता है। ये आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ से जो है ये लंग्स में जाता है और लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब ये जो है वो ऑक्सीकृत हो जाता है, ये पूरा रक्त मतलब सही हो जाता है। और ये ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है वो यहाँ से फिर दोबारा अंदर करता है हार्ट में, ये फिर से अंदर आता है और ये आता है कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये रेड वाली जो यहाँ पर आपको, इसको बोला जाता है ऑर्टा। ठीक है, ये ऑर्टा से जो है ये पूरा जो ब्लड होता है ये हमारे शरीर में चला जाता है। तो ये जो है पूरी प्रोसेस होती है हमारे ह्यूमन हार्ट की। तो आपको यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो हमारा मानव हृदय होता है इसमें 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? नीलगाय बिलोंग्स टू द फैमिली काऊ, गोट, सीप या डियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डियर या हिरण। यदि हम यहाँ बात करते हैं नीलगाय की, तो जो नीलगाय होती है ये हिरण कुल में आती है। भारत में पाई जाने वाली ये सबसे बड़ी मृग प्रजाति है। राइट, सबसे बड़ी मृग प्रजाति है कौन सी? नीलगाय। इसका आप यहाँ पर जो चित्र देख सकते हैं, बिल्कुल हिरण टाइप की ये होती है, बहुत ऊंची होती है, बड़ी होती है। तो ये जो है वो मृग प्रजाति की सबसे बड़ी प्रजाति है, मतलब ऐसी प्रजाति जिसके सींग स्थायी होते हैं। आप ये सींग देख रहे हैं ये स्थायी होते हैं, ये हर साल जो है वो गिरकर फिर से नहीं आते हैं ना, ये बिल्कुल स्थायी यहाँ पर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिरण प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, मतलब एल्कोहल और यदि जल का मिश्रण है तो उसमें से जल को कैसे अलग किया जा सकता है? निस्तारण द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या फिर ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आसवन द्वारा या डिस्टिलेशन द्वारा। अल्कोहल और जल के मिश्रण को जो है वो भाप आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, शुद्ध किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, ऐसे पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में घुलते नहीं हैं और भाप के साथ जो है वो वाष्पित भी हो जाते हैं।
ऐसे पदार्थों का इस विधि के द्वारा, भाप आसवन विधि के द्वारा जो है उनको अलग किया जाता है। अब ऐसे पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम एक और होता है एसीटोन। कभी आपको एसीटोन का क्वेश्चन आए तो भी आपका आंसर यही होगा। तो एसीटोन हुआ, अल्कोहल हुआ, इन सबको जो है वो अलग किया जाता है जल से भाप आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, बराहमिहिर, बुद्धगुप्त या फिर ब्रह्मगुप्त? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जो है उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वस्तुएं जो है वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। राइट, न्यूटन से पहले ही बता दिया था। ब्रह्मगुप्त की यदि हम बात करते हैं तो ये 7वीं सेंचुरी में एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत। राइट, इनकी एक बुक थी ब्रह्म सिद्धांत, और इन्होंने 7वीं सेंचुरी में ही जो है बता दिया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब ये जो है वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। और उसके बहुत बाद जो है वो न्यूटन आया और उन्होंने अपने नाम पर जो है उसको पेटेंट करा लिया था। ऐसी बहुत सारी चीजें इंडिया में जो कि हमने बहुत पहले ही जो है वो बता दी थी, लेकिन हमने उसको जो है वो प्रचारित या प्रसारित नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर या फिर पायरोमीटर उच्च ताप? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टैक्योमीटर दाबांतर। टैक्योमीटर जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस के लिए यूज नहीं किया जाता। राइट, इसका जो यूज है वो होता है जो सर्वेइंग होती है। आपने सिविल इंजीनियरिंग में इस वर्ड को सुना होगा। जो सर्वेइंग होती है उसमें बिना चेन और टेप का यूज किए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जो है ये तुरंत मापता है। ठीक है, बहुत स्पीड से जो है ये काम करता है टैक्योमीटर। तो इसका जो काम होता है वो होता है जो डिस्टेंस होती है, वर्टिकल डिस्टेंस हो या हॉरिजॉन्टल हो, उसको बहुत जल्दी जो है ये बहुत स्पीड से मापता है टैक्योमीटर। और यहाँ यदि हम बात करें एनीमोमीटर की, तो जो विंड की स्पीड होती है उसको मापने का काम करता है एनीमोमीटर। एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मापने का काम करता है। और यदि हम पायरोमीटर की बात करते हैं तो ये हाई टेम्परेचर को जो है मापने का काम करता है। ये चारों आप बहुत अच्छे से जो है याद कर लीजिए, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग है, अर्थ एस्केप वेलोसिटी इज 15.0 किलोमीटर पर सेकंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, 7.0 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। राइट, तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब ये पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? तो पलायन वेग वह मिनिमम स्पीड जिससे यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर आकाश की तरफ यदि हम फेंकें तो वह क्या करेगी, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी और वापस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी। मतलब यदि हम मान लीजिए कोई बॉल लेते हैं और उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये दोबारा लौट के हमारे पास नहीं आएगी, पृथ्वी पर नहीं आएगी, पृथ्वी के बाहर निकल जाएगी। राइट, और यदि हम इससे कम मान लीजिए 10, 9 या 8 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। और यदि हम 12, 13, 14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि फेंकेंगे तो ये पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी। इसको ही जो है बोला जाता है पलायन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड या फिर यूरिक एसिड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। हमारी मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। जब हम बहुत मेहनत करते हैं या कुछ करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, उसमें लैक्टिक एसिड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमको थकान जैसा लगता है। फिर हम आराम करते हैं या मालिश करवाते हैं तो वापस जो है हम अपनी पुरानी स्थिति में जाते हैं या हम थकान को दूर कर लेते हैं। तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसमें लैक्टिक एसिड के कारण जो है हमको थकान का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर परमाणु या एटम क्या कहलाता है। राइट, तो वह छोटे से छोटा कण जो सभी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। हर केमिकल रिएक्शन में जो है वो परमाणु या एटम होते ही हैं, सबसे छोटी इकाई होती है। राइट, अब हम बात करते हैं कि इसका जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप मान लीजिए कि ये जो है एक पूरा एटम है। राइट, और इसका जो ये आप क्षेत्र देख रहे हैं ये कहलाता है क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे एक तो प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन। ये ग्रीन कलर की जो बॉल है ये प्रोटॉन है और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर की बॉल ये है न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसकी बाहरी कक्षा में जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। राइट, तो इसकी बाहरी कक्षा में होते हैं, लेकिन जो नाभिक होता है उसके अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? जड़, फल, पुष्प या तना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तना। तो पौधे का जो तना होता है उससे हमको हल्दी की प्राप्त होता है, ठीक है। हल्दी जो है हमको वहां से मिलता है। साथ में इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो वो होता है कुरुकुमा लोंगा, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ, कुरुकुमा लोंगा इसका जो है वो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। साथ में एक और क्वेश्चन आता है हल्दी से, वो ये आता है कि हल्दी का कौन सा भाग होता है खाने लायक, ठीक है। खाने लायक भाग जो है वो कौन सा होता है? तो वो होता है प्रकंद। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकंद और इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम, ठीक है। खाने वाला जो भाग होता है वो कहलाता है प्रकंद हल्दी का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम क्लोराइड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट जो होता है वो जो खाने के जो पदार्थ होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको सुरक्षित रखने का काम करता है सोडियम बेंजोएट, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में जो फलों का रस होता है, ये भी एक बार एग्जाम में आया है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो वो किस कारण से होता है? वो होता है सोडियम बेंजोएट के कारण से। यदि आप इसका केमिकल फार्मूला चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है। केमिकल इसका फार्मूला होता है NaC7H5O2, ठीक है। आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है इसको, मैंने सिर्फ इसको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन या फिर अंतराकाशी द्रव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेंडन, ठीक है। आप जब भी बायोलॉजी पढ़ें तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आप इंग्लिश के वर्ड जरूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि हिंदी कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ होती है। आप कोशिश कीजिए ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड पढ़ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टेंडन। अब ये क्या होता है? तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या बोलते हैं? टेंडन। तो अब देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर लिया हुआ, हमारे हाथ का ये डायग्राम है। ये जो ऊपर का भाग होता है ये है मसल्स हमारे हाथ की, ठीक है। और ये नीचे का जो भाग है, हमारे हाथ के अग्र वाला जो भाग है, ये हड्डी है, ठीक है। तो हड्डी और टेंडन की यहाँ पर मसल्स के बीच में आप देखेंगे ये जो भाग है इसको बोला जाता है टेंडन। ये जो टिश्यू है इसको टेंडन बोला जाता है। और टेंडन जो है वो मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने का काम करता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। साथ में इसकी चीजें और भी आप याद रखिए, जैसे विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है, केमिकल या साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। साथ में इससे जो बीमारी होती है, इसकी कमी से जो बीमारी होती है बच्चों में, वो होती है रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो बच्चों की बीमारी है। तो आप ये तीन चीज़ें जो है इसमें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? पीवीसी, ग्रेफाइट, टेफलॉन या फिर सिलिकॉन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेफलॉन। तो ना चिपकने वाले जो खाने के बर्तन होते हैं उसमें टेफलॉन की परत जो है वो चढ़ी होती है। टेफलॉन का यदि हम पूरा नाम देखें तो वो होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, PTFE। तो आप इस नाम को भी याद रखिए यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन होता है। अब यदि हम हीमोग्लोबिन की यहाँ पर बात करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये आरबीसीज में पाया जाता है, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उसमें पाया जाता है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड होता है ना वो रेड होता है ना। ये इसी कारण होता है, किसी कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। साथ में इसका एक और इंपॉर्टेंट काम होता है, वो ये होता है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है उसका ये परिवहन करता है, ठीक है। पूरे शरीर में जो है वो ले जाने का काम करता है कौन? हीमोग्लोबिन। जो हमारी ऑक्सीजन जो होती है उसको फेफड़ों तक ले जाता है, हमारे शरीर में जहां भी ऑक्सीजन रहती है उसको फेफड़ों तक ले जाता है, और फेफड़ों से जो है उसको वापस हमारे शरीर के भागों में ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? विस्थापन, वेग, बल और आयतन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयतन। तो आयतन जो है वो एक सदिश राशि नहीं है, मतलब ये जो है वो एक अदिश राशि है। अब सदिश और अदिश क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यदि हम सदिश राशि की बात करते हैं, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें दिशा की जरूरत पड़ती है, उसको हमको बताने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है। जैसे यदि हम बात करें विस्थापन की तो हमको बताना पड़ेगा कि किस दिशा में जो है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ऐसी वेलोसिटी भी हमको बताना पड़ेगी और फोर्स भी, कि किस दिशा में फोर्स लग रहा है। लेकिन हम आयतन को नहीं बता सकते कि आयतन किस दिशा में है, ठीक है। आयतन तो एक जगह है, आयतन हम नहीं बता सकते। अब अदिश राशि या
स्केलर क्वांटिटी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटी की यदि हम बात करें तो इसमें जो है वो दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, परिमाण की जरूरत पड़ती है लेकिन दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आयतन में हम दिशा नहीं बता सकते, या कोई कार्य हम कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी हम दिशा नहीं बता सकते किस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो दिशा नहीं बताते कि। तो ये जो है वो अदिश राशि कहलाती हैं, और सदिश राशि आप यहाँ पर तीनों दे सकते हैं, पूरी जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रुधिर का पीएच है, मतलब कि ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7.4। अब पीएच वैल्यू क्या होती है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। पीएच वैल्यू का जो मान होता है वो होता है 0 से लेकर 14 तक, राइट, और बीच में यहाँ पर एक 7 होता है। अब देखिए क्या होता है, 0 से लेकर यदि 7 तक यदि आपका पीएच वैल्यू आ रही है तो वो क्या होगा, अम्लीय, राइट, और 7 से लेकर यदि 14 तक पीएच वैल्यू है तो वो क्या होता है, क्षारीय है, राइट। तो यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लड की, तो ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो है 7.4, मतलब कि जो हमारा ब्लड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और जो भी चीज़ें 0 से लेकर 7 के बीच में आती हैं वो सभी एसिड होती हैं या अम्लीय होती हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या फिर पैलिनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फूलों के अध्ययन को जो है वो कहा जाता है। साथ में यदि हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रेनोलॉजी की, तो जो हमारा मस्तिष्क उसमें जो फंक्शंस होते हैं उसकी स्टडी जो की जाती है उस स्टडी को बोला जाता है फ्रेनोलॉजी। और जो एग्रोस्टोलॉजी है इसका मतलब ये होता है कि जो घास वगैरह हैं उससे संबंधित जो स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है एग्रोस्टोलॉजी। और पैलिनोलॉजी जो है वो बोला जाता है जो परागकण होते हैं फूलों में, परागकणों का जो अध्ययन होता है उसको बोला जाता है पैलिनोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण है, रेड कलर इज टोमेटो इज ड्यू टू कैप्सिसिन, लाइकोपिन, जेंथोफिलिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइकोपिन। टमाटर में जो लाल कलर होता है ये कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है, ये होता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण। और लाइकोपिन जो है वो एक कैरोटीन है, और लाइकोपिन के कारण जो है वो टमाटर में लाल रंग होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब टमाटर पका हुआ नहीं रहता, मतलब कच्चा रहता है, तब उसका रंग रहता है हरा, ठीक है। अब ये हरा रंग किस कारण से होता है, यदि आपको नहीं पता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और यदि पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और नहीं पता है तो आप सर्च करके बताइए जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यदि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम देखें तो वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन कभी ना कभी आया होगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है वो क्यों बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो कलर होता है वो दूध के जैसा होता है, ठीक है, सिर्फ यही एक कारण है जिसके कारण इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे इस सेशन के 20 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।